हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? चलिए, सब ठीक ठाक। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर 5 पर बात करेंगे। ये देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर 5। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले जरा सा न्यूमेरिकल पर बात करें। रेट निकालने के लिए दो तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दो टाइप का क्वेश्चन वो देखे थे। एक और तरह का क्वेश्चन आता है ग्राफ से, न्यूमेरिकल ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू ग्राफ। ये देखिए, एक तरह का क्वेश्चन यहां से आता है। रेट पर न्यूमेरिकल ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू ग्राफ। ग्राफ से कैसे न्यूमेरिकल आएंगे? तो देखिए, रेट निकालना है, वेग निकालना है और दर निकालना है। यहां पे आपको ग्राफ दिया जाएगा। कौन सा ग्राफ होगा? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। यहां से हम रेट कैसे निकाल सकते हैं? कहता है जब प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन तथा टाइम का ग्राफ दिया गया हो तो ग्राफ का स्लोप या टेंजेंट का मान रिएक्शन के रेट या वेलोसिटी का मान देता है। ये देखिए, एवरेज रेट। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं, या x हो सकता है या y हो सकता है, ये ओरिजिन होगा। हम ग्राफ ऐसा मान लेते हैं, ऐसा ही इमेजिन करते हैं, ऐसा संभावना है। स्टेट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। जैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वैसा ग्राफ होगा। हमने इस तरह का ग्राफ इमेजिन कर लिया, मान लिया, और यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। ये देखिए, इस तरह दे दिया जाए, T1 दे दिया जाए 3 सेकेंड, T2 दे दिया जाए 10 सेकेंड, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है प्रोडक्ट का, ये है C1 दे दिया जाए, सपोज कीजिए 10 मोल पर लीटर, और ये देखिए इसको मिला दें, और ये देखिए C2 दे दिया जाए 70 मोल पर लीटर। ऐसा दो कॉन्सेंट्रेशन दे दिए गए हैं, यहाँ टाइम दिए गए हैं। अब कहता है कि रेट निकालिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? पहले हम क्या करेंगे, चेंजिंग टाइम निकालते हैं। ये प्रोडक्ट का है, तो इसको हम ऐसे करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम दे देते हैं 10, यहाँ देते हैं 70, और ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट समय के अनुसार इंक्रीज कर रहा है, और इसका ऐसा यूनिट दिया गया है मोल पर लीटर। ऐसा 10 है
जब टाइम क्या है, ये C1 कह दीजिए या C2 कह दीजिए। तो चेंज इन टाइम निकालिए, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम आप निकालेंगे डेल्टा टी या डेल टी। तो T2 माइनस T1 यानी 10 माइनस 3 7 सेकेंड। और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आप फोल्ड अप, ये देखिए यह डेल्टा C दे देगा, किसमें से, C2 माइनस C1। ये हो जाएंगे 17 माइनस 10, 7 मोल पर लीटर। अब आपको निकालना है एवरेज रेट। यहां पर देखिए एवरेज रेट कैसे निकलेगा, यहां यह एंगल निकाल सकते हैं, यह चेंज कर देगा, यही डेल्टा टी हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा टी, एंगल हो जाएगा थीटा। यहां पर आप निकालेंगे एवरेज रेट, एवरेज रेट की बात होगी, यहां पर आ जाएंगे डेल्टा सी बाई डेल्टा टी और प्लस में प्रोडक्ट है, और ये किसके बराबर होगा, इस एंगल में देखेंगे tan थीटा, और यही होता है m और यही होता है स्लोप ऑफ ग्राफ। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। tan थीटा का मान देगा परपेंडिकुलर बाई बेस, डेल सी बाई डेल टी, रेट निकल गया। और यहाँ पर r का मान, डेल सी का मान देखिए कितना है, 7 मोल पर लीटर, और डेल टी का मान कितना है, यहाँ से देखिए 7 सेकेंड। ये कट पड़ जाएंगे 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड। तो आपने क्या, ग्राफ पर सवाल दिए गए हो तो चेंज इन टाइम आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चेंज इन टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। ये प्रोडक्ट का है तो ग्राफ कैसे बढ़ेंगे, समय के अनुसार कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाते हैं। ये स्टेट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर ग्राफ। हम एक जनरली ऐसा दिए, तो चेंज इन टाइम होगा डेल टी और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा डेल सी। चूंकि यह प्लस में आ गया, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए रेट क्या लेते हैं, प्लस में, ऐसा हो जाएगा। और ये चेंज निकला है तो ये थीटा है, tan थीटा लेंगे, इस ग्राफ का या स्लोप का मान देगा, tan थीटा का मान। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या देता है, एवरेज रेट दे देता है। इसको ध्यान देने वाली बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। किस तरह का एक न्यूमेरिकल रेट पर आता है, कर लीजिए इसको उतारेंगे फिर इसको उतारेंगे। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ये 3 है, ये 3 है। चलिए आइए, ये 10 है, 10 से बढ़ते बढ़ते 17 हो गया, 3 से बढ़ते बढ़ते हम इमेजिन कर लेंगे और इस तरह निकल बढ़ता है। अब हम महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं। एक टर्म आता है मोलिकुलरिटी और एक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जरा यहाँ देख लें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, या एक हेड डालिए, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कभी कभी 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह सकते हैं अभिक्रिया के आरूपता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर
कैसे आप निकालेंगे? तो हम एक काम करते हैं, इधर लिख देते हैं मोलेकुलरिटी, इधर हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब क्रिया की इसका हिंदी होता है आड़ुता, और इसका हिंदी होता है अभिक्रिया की कोटि। ये दोनों में डिफरेंस कई बार पूछे जाते हैं। आई तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके हम लोग बैलेंस इक्वेशन निकालते हैं। बैलेंस इक्वेशन निकालेंगे और बैलेंस इक्वेशन में जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो सम होता है वो हम मोलेकुलरिटी कहलाता है। यानी मोलेकुलरिटी के लिए आप रासायनिक समीकरण से इसकी मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं पहला पॉइंट, ये देखिए नोट्स में होगा, किसी रासायनिक किसी संतुलित रासायनिक समीकरण के रिएक्टेंट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का योग मोलेकुलरिटी कहलाता है। ये देखिए एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 3H2N2 और ये देता है अमोनिया, कंडीशन रहेगी ये हो गया रिएक्टेंट, इसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो, इसी के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो जोड़फल होता है मोलेकुलरिटी देगा। यहाँ देखिए मोलेकुलरिटी क्या हो जाएंगे, मोलेकुलरिटी हो जाएंगे, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, 3 + 1 = 4। ये देखिए अगर हम ऐसा बात करें H2 + Cl2 और ये दे देगा 2HCl, तो बताइए इसकी मोलेकुलरिटी कितनी होगी? इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, इसका भी 1 है, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा बोलिए 2। ये होता है मोलेकुलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर आइए, किसी केमिकल रिएक्शन की रेट इक्वेशन दर समीकरण, रेट इक्वेशन में उपस्थित अभिकर्मक की क्रियाशील द्रव्यमान, या इसको कह सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन के घात का योग, पावर का योग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यहां बात है रेट इक्वेशन। जब तक रेट इक्वेशन नहीं मालूम होगा आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते, एलिमेंट्री रिएक्शन को छोड़।
एलिमेंट्री रिएक्शन को हम यहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन बाकी के लिए हम क्या करते हैं, रेट इक्वेशन चाहिए। तो मान लीजिए, और ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकलता है। जैसे मान लीजिए a प्लस बी सी दे रहा है, इसका r हो जाएगा k, a के पावर मान लीजिए a है, अब b के पावर b है। यह हो गया रेट इक्वेशन। तो बताइए यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके पावर का योग हो जाएगा। ये देखिए a प्लस बी, इसका पावर a है, इसका पावर b है, इन दोनों को जोड़ देंगे a प्लस b हो जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, ये नोट कीजिए, एक और यहाँ पर देख लें, अगर R1 इक्वल टू किया जाए, ध्यान दीजिए k और a के पावर 1 और p के पावर 2, चाहे यहाँ पर भी 1 हो, तो इसका क्या होगा ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएंगे, इसके पावर को जोड़िए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, यह दूसरे कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी और इसका आ जाएगा 1। ये पहला पॉइंट होगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए यह हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता और माइनस में नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। लेकिन यह क्या होता है बोलिए, यह नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा, यह सब होता है। आइए सेकंड पॉइंट पर बात करें। यह इसके लिए एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसके रेट इक्वेशन को लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता होती है। यह एक्सपेरिमेंट के द्वारा, यह प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, और यह प्रयोग के द्वारा नहीं ज्ञात किया जाता है, यह संतुलित समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आइए सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट इधर आ गया, मोलेकुलरिटी। इधर आ गया ऑर्डर। मोलेकुलरिटी के लिए, मोलेकुलरिटी ज्ञात करने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की आवश्यकता होती है। यहां पर आइए सेकंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात करने के लिए एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात किया गया रेट इक्वेशन की आवश्यकता होती है। यानी इसके लिए एक्सपेरिमेंट चाहिए और ये संतुलित रासायनिक समीकरण से ज्ञात की होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, मोलेकुलरिटी का मान धनात्मक गुणांक होता है, जबकि 0 या
भी या ऋणात्मक नहीं होता है। यानी सिंपली आप कर सकते हैं, मोलेकुलरिटी क्या होगा, एक होगा, एक हो सकता है, दो हो सकता है, ठीक। यहां पर देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, निगेटिव, पॉजिटिव या फ्रैक्शन नंबर हो सकते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 2 हो सकता है। नोट कीजिए। चौथा होता है मोलेकुलरिटी का अधिकतम मान 3 होता है, ये देखिए। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से कम या 3 से अधिक भी हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, दोनों में अंतर स्पष्ट है, तो ध्यान देने वाली बात है। यह अक्सर क्वेश्चन याद पूछा जाता है 2 नंबर में, और हमने इसको भी गाइड करा दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, फाइंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यही मोलर कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज ऑफ टाइम। समय में परिवर्तन के कारण अभिकर्मक या प्रतिफल के मोलर सांद्रता में परिवर्तन ज्ञात करना। इसको समझिए, न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज है। एक अलग हेडिंग हम डलवा दिए हैं, इसकी आवश्यकता है, डालिए हेडिंग। आइए, जैसे ए है, बी है और ये सी है, सपोज कीजिए, या यह ए है और ये सी है। पहला एग्जाम्पल को बात करें, इनिशियल स्टेज, यानी अब जब क्रिया शुरू नहीं हुआ है, इवन में 0, शुरू में यह लिया गया है A0, इसका वैल्यू कितना है A0। इनिशियल अमाउंट इसका क्या मान लेते हैं A0, A1 कर सकते हैं, A0 या कुछ भी हो सकता। हम रिएक्शन कराने के लिए दूसरा मोल देते हैं, अभी रिएक्शन हुआ नहीं है,
रिएक्शन कराना है तो हम 1 मोल लें, 2 मोल लें, 5 मोल लें, वो हो जाता है A। अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता, यह क्या होगा बोलिए, अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता होगा। अभी रिएक्शन नहीं हुआ है, यह कितना होगा बोलिए, इसको हम B मान लेते हैं, इसको B कर देते हैं, B1 इसका हो जाएगा जी। अभी ये फॉर्म में नहीं किया, रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन शुरू हो रहा है, तो रिएक्शन होते होते हम इसको फाइनल स्टेट कर देते हैं, फाइनल स्टेट T2 यह मान लेते हैं। आफ्टर टाइम T समय हो गया, अब ये ब्रेक करके यह बनाएगा। आफ्टर टाइम T यह B1 था, अब हो जाएगा यह BT। T समय के बाद B का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, हम अगर यहाँ पर कुछ लेते 1 है तो एक x लेते अपने मन से, अगर यहाँ 2 होता तो 2x लेते। अब ये बढ़ेगा, बढ़कर x बतिए घटेगा, ये हो जाएगा AT। अभिकर्मक 1 की सांद्रता T समय के बाद कितना बच रहा है, A0 था शुरू में, समय बढ़ा, समय बढ़ते बढ़ते क्या हो गया T, अब इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, इसमें से कितना घटेगा ध्यान दीजिए, या A0 है, A0 लेंगे ही माइनस इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसमें से एक x घट जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी AT का मान हो जाएगा A0 माइनस x। चूंकि इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, एक x घटेगा, इसका भी 1 है तो x बना। इस बात को समझने वाली बात इस तरह निकाल लेते हैं, AT का मान हो जाएगा A0 माइनस x और BT का मान हो जाएगा x, यानी T समय के बाद यहाँ लिख सकते हैं नीचे AT क्या है, T समय के बाद शेष बचा A का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, A का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये देखिए A का कितना कॉन्सेंट्रेशन बच गया, और A0 क्या है बोलिए, अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता जितना हम लिए हैं, और ये देखिए BT क्या है, T समय बाद प्राप्त प्रतिफल की सांद्रता। इसको याद रखना जरूरी है, AT और BT हर जगह मिलेंगे। AT क्या है, T समय के बाद अभिकर्मक 1 की कितनी मात्रा बच गई, वो हो जाता है 1। T समय बाद प्रतिफल के कितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्राप्त हुई, यह रिएक्शन करके यह घटित होकर यह टूटकर क्या देगा, प्रतिफल देगा। अभिकर्मक अभिक्रिया करके टूटकर क्या देते हैं, प्रतिफल। तो T समय में प्रतिफल का x मात्रा बढ़ गया, x मोल पर लीटर बढ़ गया, और T समय में अभिकर्मक A का A0 माइनस x मोल पर लीटर डिक्रीज कर गया। अब यहाँ x क्यों घटाए हैं और यहाँ x क्यों हुआ है, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए वो x। अगर यहाँ 2 होता तो 2x ले लेंगे। इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसीलिए इसमें से हमने वो x घटाया। आगे देखिए और क्लियर हो जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा। T समय बाद अभिकर्मक के मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो बचा हुआ है वह है AT, और T समय बाद अभिकर्मक के प्रतिफल के मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना प्राप्त हुआ है वह है BT। BT यहाँ मिल गया x और AT यहाँ मिल गया A0 माइनस। इसको समझना जरूरी है। एक और देखेंगे आप, न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज है, ध्यान से देखने वाली बात है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर ऐसा आ जाए 2A और ये 3B ऐसा आ गया, अब क्या हो, फिर वही कहानी, इनिशियल स्टेट यानी T1 बराबर हम मान लेते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं A1 यानी A0 है, शुरू में कितना है, A0 है, यह कितना होगा बोलिए,
B1 हो जाएगा जी, क्योंकि यह 1 में नहीं किया। आफ्टर ए टाइम t, यानी इसको कह सकते हैं फाइनल स्टेट, इसको कह सकते हैं T2 बराबर T2 का मान t हो। अब इसका वैल्यू होगा AT, क्या होगा बोलिए AT, इसका कितना हो जाएगा बोलिए BT। t समय के बाद प्रतिफल के मोलर कॉन्सेंट्रेशन BT, t समय के बाद अभिकर्मक के मोलर कॉन्सेंट्रेशन AT। अब देखिए यहाँ कितना से गुणा है 3 से, अब ये बन जाएगा 3x, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन क्या है 3, इसी के रेशियो में प्राप्त होगा 3x। और यहाँ 2 A0 तो लेंगे ही माइनस, कितना घटाना पड़ेगा, ये देखिए 2, तो यहाँ से 2x। इस बात को ध्यान देना जरूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, न्यूमेरिकल में इसका आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ 3 है तो 3x बनेगी, ये नहीं कि 3x यहाँ 3 नहीं घटा सकते, वो डिपेंड करता है स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन। और यहाँ 2 है, A0 में से क्या करेंगे 2x घटा देंगे, और BT क्या होगा यहाँ से 3x हो जाएंगे। AT का मान A0 माइनस 2x हो जाएंगे, BT का मान हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। अब हम यहाँ पे एक और टॉपिक समझते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन, अगर दो सीमाओं के बीच वेरिएबल क्वांटिटी को जोड़ना होता है, वहां हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दे दिया जाए, सपोज कीजिए यहाँ पर दे दिया जाए x² dx, और यहाँ पर दे दिया जाए सपोज कीजिए यह है 1 यह है 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² का देखिएगा, इसके पावर में 1 हम ऐड करेंगे ऐसा, और इसको बंद करते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 हो जाएगा 3, ये 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। ये कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं, x³ हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा और यहाँ 2। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, क्या कहते हैं बोलिए लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। अब यहां मान निकालते हैं तो 1/3 हो जाएगा। अब इस x का मान पहले 2 रखेंगे, 2 के पावर 3 माइनस देते हैं, इस x का मान 1 रखते हैं पावर 3। ये देखिए ये 8 होगा, ये 1 होगा, 1/3 इंटू 7/3 हो जाता है। इसकी अब आवश्यकता पड़ेगी। अब हमको ध्यान से देखना पड़ेगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है, यानी फॉर्मूला आपको मालूम है x के पावर n इंटू dx, यह हो जाता है n+1 डिवाइड बाई n+1। अगर ऐसा कुछ आ जाए, सपोज कीजिए dx 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये d हट जाता है, केवल x हो जाएगा और 0 होगा, यहाँ 1 होगा। फिर अपर लिमिट हम रखेंगे 1, लोअर लिमिट रखेंगे 0, ये देखिए 1 आ जाता है। इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, ध्यान से देखिए, इसकी अब आवश्यकता पड़ेगी, कैसे होगा और हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए एक और देख लीजिए, अगर ऐसा आ जाए d इंटीग्रेशन कर दिया जाए, ये हो जाए आपका a1, ये हो जाएगा a2। इसका मान अभी हम देखे थे a0 था, इसका मान था a0 - x। तो इसका मान आप कैसे निकालोगे, ये देखिए, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट यहाँ, तो dA अगर है तो क्या हो जाएगा, d हट जाएगा, केवल a हो जाएगा। लोअर लिमिट यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे, a1 = a0 और यहाँ पर हो जाएंगे at = a0 - x। अब हम इसका अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट क्या होगा at और लोअर लिमिट क्या होगा a1। फिर से at का मान यहाँ से रख लीजिए, a0 - x माइनस a1 का मान क्या होगा a0, और a0 से a0 कैंसिल हो जाएंगे -x।
इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। सिमिलरली अगर ऐसा हो dt हो सपोज तो dt हो 0 से 1 हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, d हट जाएंगे, केवल t हो जाएंगे 0 to 1। इस t का अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट हो जाएगा 0, घटा देंगे 1। तो अब इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, थोड़ा ध्यान देने वाली है बात है कि जब इंटीग्रेशन में इस तरह का बात होता है, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। नोट कीजिए, इस पर ध्यान देने वाली बात है कैसे होता है। चलिए और ये आता है इंस्टेंटेनियस रेट में हम निकालेंगे। चलिए अब हम आगे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए पढ़ते हैं इसको। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। जेई मेंस और नीट पर यहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए डालिए हेडिंग, हम इस पर बात करते हैं कैसे होगा। तो कोई भी अभिक्रिया है उसका ऑर्डर 0 लेना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका रेट, वेलोसिटी या एसपी रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ये देखिए, हम रिएक्टेंट की रेट में, रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन में कोई परिवर्तन करते हैं, लेकिन रेट या वेलोसिटी या स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसका रेट इक्वेशन कैसा होगा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ए बना दिया प्रोडक्ट बी, सपोज कीजिए, तो इसका रेट क्या होंगे, रेट इक्वेशन क्या हो जाएंगे, ध्यान देने वाली बात है। R बराबर हो जाएंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 0। ये ऐसा कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। अतः रेट इक्वेशन में उपस्थित पावर का योग शून्य के बराबर हो, शून्य के बराबर हो तो वह केमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। देखिए रेट इक्वेशन है, इसका पावर 0 हो गया, जोड़ेंगे तो 0 आ गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो।
नोट कीजिए। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं नीचे उतारने के बाद। उतारिए। एग्जाम्पल में इसका आता है ऑल फोटो, नोट कीजिए, देखते हैं। चलिए ऑल फोटो केमिकल रिएक्शन, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे यूवी रेज तो उपस्थिति में आप करा देंगे, बन जाता है CH3Cl और HCl बन जाते हैं। यहाँ पर लाइट की उपस्थिति हुई या H2 + Cl2, यहाँ पर भी यूवी रेज आप ले लोगे तो बन जाता है 2HCl। यह क्या होता है? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। अगर इसका हम लिखना चाहें R1 = K CH4 के पावर 0 और Cl2 के पावर 0 रिएक्शन होगी। अगर इसका हम बात करें, इसके रेट पर बात करें R2, तो K हो जाएगा H2 के पावर 0 और Cl2 के पावर। यह जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। दूसरा देखिए, जितने भी एंजाइम्स रिएक्शन होते हैं, ऑल बायोलॉजिकल, ऑल एंजाइमेटिकली रिएक्शन, जितने भी एंजाइम के द्वारा रिएक्शन होते हैं, और एंजाइमेटिकली रिएक्शन यानी कि ये जीरो एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तीसरा देखिए, मेटल सरफेस पर वैसा केमिकल रिएक्शन जो कैटलिस्ट, जो मेटल सरफेस पर कंप्लीट होती है, क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। यानी अगर हम बात करें हैबर्स प्रोसेस का, यहाँ मोलिब्डेनम होता है और Fe होता है और ये बन जाता है NH2। यह क्या होता है बोलिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। फास्फिन को ले लीजिए, 4PH3 और ये बनाएगा 12 फास्फोरस, P4 3 बना देंगे और H2 हो जाएंगे 6। ये अभी क्या होते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। चलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके रेट को निकालेंगे, इसके लाइफ टाइम को निकालेंगे, हाफ लाइफ पीरियड भी निकालेंगे, इसको ग्राफ देखेंगे। अभी हम इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। बने रहिए, अच्छा से पढ़िए। ओके, थैंक यू।